सभी प्रतियोगियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहर, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल। अब अपन वापस जुड़ते हैं जहां अपन ने कल बात को छोड़ा था। अपन बातचीत कर रहे थे आप लोगों से मानसिक विकास के बारे में, और मानसिक विकास के तहत मैंने विचार विमर्श कर लिया था आप लोगों से शैशवावस्था में मानसिक विकास और बाल्यावस्था में मानसिक विकास से संबंधित विचार विमर्श अपन कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे कहाँ पर, यह आपका कौन सा विकास, मानसिक विकास, ठीक है। और मानसिक विकास में अपन आज विचार विमर्श करने वाले हैं कहाँ पर, किशोरावस्था। कहाँ पर चर्चा करेंगे अपन, किशोरावस्था, ठीक है। तो पहली बात जो यहाँ पर बनती है, तो एक तो बात आप क्या याद रखेंगे कि 16 वर्ष की आयु तक अधिकतम मानसिक विकास हो जाता है, और मानसिक विकास के आधार पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या 16 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं का मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है, और मानसिक विकास के आधार पर निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। इसी संदर्भ में कल एक कमेंट पर किसी शर्मा मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, बालिकाओं के शरीर की लंबाई बाल्यावस्था के अंत में अधिक बढ़ती है और बालकों के शरीर की लंबाई किशोर अवस्था के आरंभ में अधिक बढ़ती है, तो कि सर दोनों में बात तो एक ही है, किशोर बाल्यावस्था का अंत और किशोर अवस्था का आरंभ नहीं, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यह माना जाएगा 9 से 12 वर्ष में। क्या माना जाएगा, 9 से 12 वर्ष, ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे, बाल्यावस्था का अंत, ठीक है। और यहाँ मानेंगे अपन 12 से 15 वर्ष, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, किशोर अवस्था का आरंभ। तो यहाँ पर एज फैक्ट आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, आगे बढ़ता हूँ मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। क्या कि 16 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। अब मानसिक विकास के आधार पर किशोर अवस्था में क्या याद रखना है, पहली बात तो क्या कि 12 वर्ष की आयु तक बालक बालिकाओं का भाषाई विकास अधिकतम हो जाता है। क्या याद रखोगे, भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है। इस शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे और अपन बातचीत करते हैं कि जब भाषाई विकास, क्यों बताया मैंने, भाषाई विकास अधिकतम हो जाता है, इसका मतलब क्या बढ़ जाता है, शब्द भंडार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, शब्द भंडार बढ़ जाता है। और शब्द भंडार के बढ़ जाने के कारण भाई कई प्रकार के शब्द वो निर्मित करने लग जाते हैं। तो कल्पना जगत की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। कल्पना जगत की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और कल्पना जगत की अधिकता के कारण बच्चा क्या करेगा, दिवा स्वप्न देखेगा। क्या देखेगा, दिवा स्वप्न देखेगा। तो प्रश्न क्या आएगा, दिवा स्वप्न की अवस्था है, तो दिवा स्वप्न की अवस्था के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, किशोर अवस्था। ऐसा प्रश्न आपका बनता है। अब देखिएगा, दिवा स्वप्न नाम की एक पुस्तक भी है जिसकी रचना करते हैं गीजू भाई। कौन रचना करते हैं, गीजू भाई बघेला, ठीक है। तो अब ये भी आपको याद रख लेना है, वैसे प्रश्न आपके रीट में ऐसा बनेगा नहीं, हाँ प्रश्न ये बनेगा, दिवा स्वप्न की अवस्था है, ठीक है। तो दिवा स्वप्न की अवस्था क्या है, तो क्या बताओगे, किशोर अवस्था। अब कभी कभार प्रश्न क्या पूछ लेता है कि दिवा स्वप्न क्या है, तो अपन तो क्या सोचते हैं कि दिन में सपने देखना। अरे दिन में क्या सपने देखना, कई व्यक्ति कहते हैं कि आंखें खोलकर सपने देखना। आंखें खोलकर क्या सपने देखना, ठीक है। तो क्या कहोगे, अप्राप्त वस्तु की काल्पनिक प्राप्ति। क्या कहोगे, अब दिवा स्वप्न क्या है, अप्राप्त वस्तु की काल्पनिक प्राप्ति, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, दिवा स्वप्न कहेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने कभी ऐसा भी बताया था कि कोई भी जो आप कार्य कर रहे हो
उससे पहले ही, ठीक है, उसके परिणामों से परिचित हो जाना, तो ये भी दिवा स्वप्न होगा। ये दिवा स्वप्न नहीं है, ये क्या है, परिकल्पना है। क्या है ये, परिकल्पना है। किसी भी समस्या का संभावित हल जो कि कार्य से पहले ही अनुमान लगाया जाता है, परंतु उसके लिए क्रियान्वयन भी किया जाता है और अंत में कार्य की पुष्टि भी की जाती है, तो वह क्या कहलाएगा, परिकल्पना कहलाएगी। लेकिन दिवा स्वप्न में क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि शब्द भंडार के बढ़ जाने के कारण किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं में कल्पना जगत की अधिकता हो जाती है और वह क्या करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं। फिर वापस क्या, अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या कहेंगे, अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था तो क्या बताओगे, किशोर अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था हुआ करती है, किशोर अवस्था, याद रहेगा। ठीक है, अब बात होती है कि अमूर्त चिंतन क्या है, तो क्या बताओगे, उस किसी भी वस्तु के बारे में सोचना जो है कहीं पर परंतु वर्तमान में यहाँ पर नहीं है, जिसका पहले आपने प्रत्यक्षीकरण किया है लेकिन वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वह आपके पास किस रूप में हुआ करती है, अमूर्त चिंतन के रूप में। अर्थात अगर प्रश्न करता है कि अमूर्त चिंतन की अवस्था, तो क्या बताओगे, किशोर अवस्था। ठीक है ना। फिर वापस क्या, देखिए किशोर अवस्था पर जब बात आती है तो किशोर अवस्था के बच्चे नियमों सिद्धांतों से परिचित रहते हैं। क्या बताओगे, नियमों सिद्धांतों से परिचित रहते हैं। रचनाएं साहित्य कविताओं का निर्माण करने लग जाते हैं। कविताओं का निर्माण, ठीक है, ये सारे काम कौन सी अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में। नियमों सिद्धांतों से परिचित रहते हैं, परंतु एक बात याद रखनी होगी आपको, वो सामाजिक विकास का पार्ट है। नियम सिद्धांत का बहिष्कार कर देते हैं। नियमों सिद्धांतों से परिचित होते हैं परंतु नियमों सिद्धांतों का बहिष्कार कर देते हैं। कौन सी अवस्था के बच्चे, तो क्या बताओगे, किशोर अवस्था पर। विशेष बात आपको जो याद रखनी है कि आपके रचनाओं का निर्माण करने लग जाते हैं, साहित्य संबंधी बातचीत करने लग जाते हैं, परंतु ये सब किसकी देन है, अमूर्त चिंतन की देन है। ठीक है, फिर वापस आपको एक बात और याद रखनी है, अगर कभी प्रश्न बन जाए है कि प्रतिभाओं का विकास होता है, प्रतिभाओं का विकास किया जा सकता है, ठीक है, किशोर अवस्था में। देखो प्रतिभाशाली बच्चा बनता है तो प्रतिभाशाली बच्चा तो गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन उन प्रतिभाओं का सृजन किया जा सकता है, उसे एक दिशा प्रदान की जा सकती है, सृजनात्मकता का भी विकास किया जाता है। तो क्या बताओगे, किशोर अवस्था के तहत। ठीक है, तमाम बातें आपको किस में याद रखनी है, किशोर अवस्था में। ठीक है, किसके संदर्भ में याद रखनी है आपको, ठीक है, तो क्या बता दोगे, मानसिक विकास के आधार पर। ठीक है, ये तो छोटी बातचीत हो जाती है आपके कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, आगे और अपन बात करते हैं, यह है आपका मानसिक विकास। कौन सा विकास कंप्लीट होता है, मानसिक विकास। हाँ, अगर फिर भी और थोड़ा बहुत आप याद रखना चाहें तो क्या याद रखेंगे कि पहाड़े याद कर सकते हैं, पहाड़े याद कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कब, 8 वर्ष की उम्र में। कब याद कर सकते हैं, 8 वर्ष की उम्र में। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि पहाड़ों का उपयोग करके, क्या बोलेगा, पहाड़ों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, समस्याओं का क्या कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। तो कौन से अवस्था के बच्चे, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं। पहाड़े उनको पहले से याद है। अब इसके लिए अपने को क्या याद रखना पड़ेगा कि यह समस्याएं कौन सी हो जाएगी, परिमेय संबंधी। कौन सी समस्याएं हो जाएगी, परिमेय संबंधी। तो एक शब्द में परिमेय का मतलब होता है जिससे कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यह प्रश्न अपना बनेगा, शायद इसी रीट में बन जाए,
सिद्धिकरण संबंधी। परिमेय का मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेगा वो कि सिद्धिकरण संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो क्या बता दोगे, कौन सी अवस्था के बालक बालिकाएं, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं सिद्धिकरण कर सकते हैं परिमेय का निर्माण करने के लिए। एक और याद रख ही लेना, आप परिकल्पनाओं का निर्माण कर, देखो अगर आप बात करें अलग से ऐसा कोई अगर प्रश्न आ जाए, बहुत अलग हटकर प्रश्न बनाए कि कल्पना निर्माण की अवस्था है तो पूर्व किशोर अवस्था, क्या बताओगे, पूर्व किशोर अवस्था। और प्रश्न अगर बन जाता है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, आंसर में अगर किशोर अवस्था दे रखा है तो डायरेक्ट किशोर अवस्था तो लगा ही दोगे, लेकिन अगर उसने दे रखा है पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था, तो फिर आंसर आपको लगाना होगा परिकल्पनाओं के लिए उत्तर किशोर अवस्था। क्या लगाना होगा, उत्तर किशोर अवस्था, याद रहेगा। ठीक है, परिकल्पना क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, किसी भी समस्या का पूर्व में ही समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, फिर उसका क्रियान्वयन करना और अंत में उसका समाधान करना। और परिकल्पना कितने प्रकार से बनती है, तो क्या बता दोगे, 3 प्रकार से। क्या बता दोगे, 3 प्रकार से। ठीक है, सकारात्मक परिकल्पना, पॉजिटिव परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और नेगेटिव परिकल्पना। ठीक है, अब अपन अच्छी बातचीत की ओर चलते हैं, जहाँ से भी आपके कई प्रश्न बनने होते हैं। देखिएगा क्या सबसे अच्छा विकास होता है अपने जीवन के दृष्टिकोण से भी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। लेवल 1 में सामाजिक विकास के तहत अपन जो भी बातचीत करेंगे, इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न हमेशा बना करते हैं, काफ़ी आसान। लेवल 2 में भी इसमें से कई बार प्रश्न बने हैं, 1 भी बन जाता है, 2 भी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहली बात ये आती है कि सामाजिक विकास क्या है, तो एक शब्द में आंसर आ जाता है समायोजन की योग्यता। क्या आ जाता है, समायोजन की योग्यता। या फिर अपन यूं कहें कि व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों के आधार पर, क्या बोलोगे, व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, पूरा आप याद रखेंगे, व्यक्ति द्वारा परिस्थितियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करना तथा उत्तरदायित्व, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके यहां पर, क्या, उत्तरदायित्व को समझकर क्या स्थापित करना, समायोजन। क्या स्थापित करना, समायोजन। स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास। क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास। याद रहेगा, परिस्थितियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करना। देखो समायोजन कब बिगड़ता है, जब हम हमारी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं, महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है हम सामने वाले से उसकी मांग करते हैं कि इनकी पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब सामने वाले के पास ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, मिल नहीं पाएंगे, द्वंद्व पैदा हो जाएगा। ठीक है, और क्या बिगड़ जाएगा, समायोजन बिगड़ जाएगा। ठीक है, परंतु ये कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ। तो सर सामाजिक विकास नहीं हुआ से क्या अभिप्राय है, अरे उसमें उन परिस्थितियों के आधार पर अपने उत्तरदायित्व को समझने की योग्यता का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा जब हम परिस्थितियों को समझने लगते हैं,
आवश्यकताओं को उन्हीं के आधार पर अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो समायोजन आसानी से स्थापित हो जाता है। याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सामाजिक विकास के साथ साथ आप लोगों से किसकी बात कर ली? समायोजन की बात। तो समायोजन कब स्थापित होगा? जबकि हम परिस्थितियों के आधार पर रहेंगे। यही तो समायोजन है। अरे एक शब्द मैंने आपको 50 बार बोला, अनुकूलन। परिस्थितियों के आधार पर स्वयं में परिवर्तन करना, मतलब स्वयं में परिवर्तन क्या? अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण करना, और नियंत्रण करके अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे तो क्या स्थापित हो जाएगा? समायोजन स्थापित हो जाता है। अब देखिएगा, इसी संदर्भ में जब मैं सामाजिक विकास की जब भी बात करता हूं तो हमेशा 3 शब्दों पर बातचीत करता हूं। सामाजिक विकास के तहत इन 3 शब्दों पर हमेशा विचार विमर्श किया जाता है। एक तो क्या? समायोजन। एक शब्द तो क्या होगा? समायोजन, ठीक है। एक शब्द क्या होगा? समाजीकरण। क्या होगा? समाजीकरण। और ये तीनों शब्द 3 शब्द नहीं है, अपने आप में 3 प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या? नैतिक विकास। क्या हो जाएगा? नैतिक विकास, जिनकी ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले क्या? समायोजन। समायोजन के लिए आपको अगर प्रश्न पूछेगा कि समायोजन स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? उत्तरदायित्व की। किसकी आवश्यकता होती है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसके आधार पर होना चाहिए? परिस्थितियों के आधार पर। किसके आधार पर? परिस्थितियों के आधार पर। जैसी परिस्थितियां होगी उसी तरह से आपको कार्य करना होगा, ठीक है। अब क्या कि सर समाजीकरण क्या है? तो क्या कहोगे? समाज के रीति रिवाजों को मानना एवं उनका पालन करना। समाज के जो भी तमाम रीति रिवाज है, मतलब हमारा समाज क्या चाहता है, हमारे समाज का क्या खान पान है, क्या हमारे समाज के नियम हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को मानना, ठीक है, और उनको स्वीकार करना, पालन करना, उन्हें आगे बढ़ाना। तो ऐसी स्थिति में आपका समाज में क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। मतलब क्या स्थापित हो रहा है? समाजीकरण। क्या स्थापित हो रहा है? समाजीकरण। तो क्या बताओगे? समाज के रीति रिवाजों को मानना और उनका पालन करना क्या कहलाएगा? समाजीकरण। याद रहेगा। और समाजीकरण होगा बाल्यावस्था में सर्वाधिक। अब क्या? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास में मर्यादा, संस्कार, संस्कृति संबंधी गुणों का विकास होना, देशभक्ति भावना का विकास होना क्या कहलाएगा? नैतिक विकास। देखो प्रश्न अपना यह ही बनता है, प्रथम आर्ट के अंदर ही बना था। क्या कि एक व्यक्ति नारी के प्रति मर्यादा रखता है, देशभक्ति भावना रखता है, तो उसका कौन सा विकास होगा? ठीक है ना। तो वो कौन सा विकास है? नैतिक विकास। और एक प्रश्न इस तरह से बना था कि नैतिक विकास के तहत संस्कार, संस्कृति, मर्यादा संबंधी गुणों का विकास करने पर एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। इसे किस श्रेणी के अंदर रखा है? तो यह है शांति शिक्षा। क्या है ये? शांति शिक्षा। क्योंकि आपके एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? साइलेंट एजुकेशन। ठीक है भाई। देखो मर्यादाओं का विकास करना, संस्कारों का विकास करना, संस्कृति का विकास करना, इसके लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक का आयोजन करना आवश्यक नहीं है। इनको आप प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, भाई देश के बारे में जानकारी देनी है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के माध्यम से, कई त्योहारों की जानकारी प्रदान करके, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास किया जा रहा है? तो क्या बताओगे? नैतिक शिक्षा या नैतिक विकास। ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा कि बच्चों में नैतिक विकास करने हेतु पृथक पाठ्य पुस्तकों का आयोजन किया जाना चाहिए या विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा? विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। और वर्तमान में आपके प्रार्थना समय के दौरान जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रेरक प्रसंग है, ठीक है, आपके राष्ट्रभक्ति गीत है, ठीक है, राष्ट्रगान है, ठीक है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर है, ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के आपको कई कविता पाठ वगैरह है, इनका आयोजन किया जाता है। सबका उद्देश्य क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। ठीक है। देशभक्ति भावना, मर्यादा, संस्कार, संस्कृति संबंधी गुणों का विकास करना, ठीक है, क्या कहलाएगा? नैतिक विकास। देखो
देशभक्ति भावना की कई बार बात आती है, तो देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम जो है रैलियां निकालेंगे, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये देशभक्ति नहीं है। अरे आपको जो कार्य सौंपा गया है उसे आप अच्छी तरह से पूर्ण कर लीजिएगा, आपकी देशभक्ति पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, नैतिक विकास के अंदर, ठीक है। आपने तीनों बातों पर बात हो गई। समायोजन किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्तरदायित्व की। उत्तरदायित्व का आप पालन कब कर पाओगे, जब क्या समझोगे, परिस्थितियां समझोगे, ठीक है। समाजीकरण तो क्या बताओगे, रीति रिवाजों का पालन करना, ठीक है। नैतिक विकास तो नैतिक विकास की जब कभी भी आप लोगों से बातचीत करें तो फिर आप लोग क्या कह देंगे कि मर्यादा, संस्कार, संस्कृति, देशभक्ति भावना संबंधी तमाम गुणों का विकास करना, तो क्या बताओगे, नैतिक विकास। और कभी कभार ऐसा प्रश्न अगर आ जाए कि नैतिक विकास सर्वाधिक होता है, तो वहां पर ऑप्शन में लिखा होगा 11 से 16 वर्ष। क्या लिखा होगा, 11 से 16 वर्ष, तो आपको वो लगा देना है, ठीक है। ज़्यादा अपने गहराई में नहीं जाना है कि सर इरिक्सन का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, ये करना है। आप देखिएगा वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न आता है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे आता भी नहीं है साइकोलॉजी में कुछ भी, ठीक है। मैं केवल इतना ही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे जहाँ तक संभावना है कि अपने को पढ़ना भी वही चाहिए जो कि किस में आएगा, एग्जाम में आएगा। दुनिया भर की चीज़ें अपन पढ़ेंगे तो वैसे साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा नहीं है, 25-30 लाख ही हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक नहीं है, 25-30 लाख मनोवैज्ञानिक है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। परिभाषाएं ज़्यादा नहीं है, 18-20 हज़ार परिभाषाएं आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। बट लपड़ा ये पड़ता है कि याद होती नहीं है ना। तो इसलिए आपको देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, साइकोलॉजी में आप भूल जाना कि 30 में से 30 नंबर आएंगे। कई व्यक्ति कहते हैं कि 30 में से 30 नंबर लाना है, तो अरे प्रभु, उन्होंने लास्ट बार जो आंसर शीट बनाई थी पेपर आने के बाद में, तो 30 में से उनके भी 11 ही आंसर सही हुए थे। और अब कह रहे हैं कि 30 में से 30 नंबर ले आओगे। कहाँ ले आओगे, 30 में से 30 नंबर कैसे ले आओगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 क्वेश्चन तो डिलीट ही कर दिए, आपके कहाँ से 30 में से 30 आ जाएंगे। तो आप कभी यूं मत सोचा करो कि सर 30 में से 30 साइकोलॉजी में क्या लाना है, तो क्या करना है, ठीक है। आंसर शीट आने के बाद में OMR शीट उठाकर, ठीक है, फिर आपको गोले काले करने हैं। पर वो भी आंसर शीट कौन सी होनी चाहिए, दूसरे नंबर वाली, फर्स्ट वाली नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाली में तो उसमें भी डिलीट हो जाते हैं। आ रहा है आपको समझ में कुछ, ठीक है ना। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि हमें विद्वान बनना है, आपको केवल क्या बनना है, टीचर बनना है। 25-26 नंबर आपके निश्चित आ जाएंगे। 25-26 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, आप अध्यापक बन जाओगे, ठीक है। देखो, ज़्यादा पढ़कर 6 नंबर लाने से ज़्यादा बढ़िया कि कम पढ़कर 25-26 नंबर ले आओ, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ो और फिर 6 ही नंबर आवे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो इसलिए तमाम आलतू फालतू की चीज़ें न देखें, ठीक है। आप केवल इतना सा पढ़ें कि सर प्रश्न कहाँ से बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बातचीत करता हूँ कि सामाजिक विकास कब कब कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, सामाजिक विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी, अनुकरण की। किसकी भूमिका होती है, अनुकरण, ठीक है। बच्चा जितना ज्यादा अनुकरण करता है उसका सामाजिक विकास उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब अनुकरण किसका करेगा, विभिन्न गतिविधियों का। किसका अनुकरण करेगा, विभिन्न गतिविधियों का। और विभिन्न गतिविधियों का अनुकरण कहां पर करता है, पहली चीज, एक चीज तो आप क्या याद रखेंगे, समाज। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या, परिवार, ठीक है। और परिवार का कि प्रथम कड़ी के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या आंसर आ जाता है, माँ। क्या आ जाता है, माँ, ठीक है ना। तो आप आंसर में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे के सामाजिक विकास में अहम भूमिका होती है या प्रथम भूमिका होती है, तो क्या बताओगे, माता पिता की। किसकी होती है, माता पिता की। सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है बाल्यावस्था में। क्या बताओगे, बाल्यावस्था में। परंतु मैं आपको ये माता पिता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि
प्रश्न उसने ये पूछा कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो आपको क्या बताना है? जन्म के बाद से ही। क्या बताना है? जन्म के बाद से ही। ठीक है, क्योंकि जन्म के बाद से ही बच्चा आसपास के वातावरण में क्या करने लग जाता है? अंतःक्रिया। क्या करने लग जाता है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया करने लग जाता है तो विभिन्न गतिविधियों को देखता है और उसी प्रकार की गतिविधियां करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो एक तो बात होगी अपने कि सामाजिक विकास में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका। फिर वापस देखिएगा माँ के लिए कहा जाएगा कि बालक की प्रथम गुरु कौन? तो बालक की प्रथम गुरु कौन? माँ। अब फिर वापस ये लेवल 1 पर अपन विशेष जोर दे रहे हैं। लेवल 1 में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, वैसे तो फर्स्ट ग्रेड में भी आता है ये प्रश्न, आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या प्रश्न बनता है कि ये निम्न में से सामाजिक विकास का प्रथम अभिकरण है या प्राथमिक अभिकरण है ना? तो देखो शैशवावस्था में जो है अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा जो है प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से प्रदान की जाती है। और प्राथमिक अभिकरणों के तहत सबसे पहले किसकी बात होती है? माता पिता, फिर क्या? घर परिवार। ठीक है ना? तो बच्चे की प्रथम पाठशाला, क्या याद रखोगे? बालक की प्रथम पाठशाला। तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होगी? परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या हो जाएगी? परिवार। ठीक है, अब देखिएगा जब अपन बात करते हैं कहां पर? शैशवावस्था। कहां पर बात करते हैं? शैशवावस्था। तो जब कभी भी शैशवावस्था की बात आती है तो शैशवावस्था के तहत, ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास होता है तो किसके माध्यम से? प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से। और प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो आप क्या बता दोगे? अनौपचारिक शिक्षा। क्या दी जाती है? अनौपचारिक शिक्षा। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पुरानी वीडियो सुने। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो क्या याद रखोगे? इस प्रकार की शिक्षा जिसमें नियम, सिद्धांत, समय, स्थान, विषय वस्तु की कोई पाबंदी नहीं होती है, समस्त गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है, तो क्या हो जाएगी? अनौपचारिक शिक्षा। किसके माध्यम से प्रदान की जा रही है? प्राथमिक अभिकरणों के माध्यम से। अब प्रश्न आता है कि प्राथमिक अभिकरणों की श्रेणी में आते हैं, तो क्या बताओगे? माता पिता, घर परिवार, और क्या बता दोगे? आस पड़ोस। क्या बता दोगे? आस पड़ोस। ठीक है, यह सब किस श्रेणी में आ जाएंगे? आपके प्राथमिक अभिकरणों की श्रेणी में। विशेष बात क्या याद रखनी है कि खेल के माध्यम से, यह चीज बहुत जल्दी एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्रश्न, खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो देखिएगा खेल दोनों प्रकार के हो जाते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं और क्या होते हैं? औपचारिक भी होते हैं। क्या हो जाते हैं? औपचारिक भी होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर खेलों में नियम है, सिद्धांत है, खेल का मैदान है, तो वह औपचारिक है। घर पर अपन जो खेल खेलते हैं वो सब क्या है? अनौपचारिक है, जिसमें सदस्यों की संख्या, स्थान की कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई किसी प्रकार के नियम नहीं होते हैं। परंतु प्रश्न अगर बन जाता है कि खेल का मैदान, तो जैसे मैदान की बात आ गई तो एक निश्चित स्थान होगा और वहाँ पर शिक्षा कौन सी होगी? औपचारिक होती है, याद रहेगा। ठीक है, यह तो बात हो जाती है आपके किसके बारे में? शैशवावस्था। अब अपन बातचीत करेंगे क्या? बाल्यावस्था। किसके बारे में बातचीत करेंगे अपन? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर जब बातचीत होती है तो देखिएगा सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है तो क्या बताओगे? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। फिर सेकंड बात क्या कि अगर प्रश्न पूछता है कि समाजीकरण सर्वाधिक होता है तो भी आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? तो क्या बता दोगे? बाल्यावस्था के तहत। ठीक है, अब जब जैसे कि देखिएगा बात यहाँ पर जहाँ से प्रश्न अपना बना करता है उस पर अपन विचार विमर्श करते हैं। तो देखिएगा बाल्यावस्था में
सामाजिक विकास हुआ करता है द्वितीयक अभिकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? द्वितीयक अभिकरण। द्वितीयक अभिकरण वह अभिकरण है जो मानक है। क्या है? मानक है, जो पूर्व से ही निर्धारित है। और इनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन सी? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो द्वितीय, पहला प्रश्न, द्वितीय अभिकरण के माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती है? औपचारिक शिक्षा। द्वितीय अभिकरण से कौन सी अवस्था में शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो क्या बताओगे? बाल्यावस्था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? विद्यालय, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान, सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी संस्थान है वह सब किसके अंदर आ जाएंगे? द्वितीय अभिकरण में। और एक और क्या लिख सकते हैं अपन? खेल का मैदान। क्या लिख देंगे? खेल का मैदान। ठीक है, ये तो सब चीजें क्या है? द्वितीय अभिकरण, बाल्यावस्था। अब एक बात आती है अपने किस विचारक की? जॉन डीवी। किसकी बात आती है? जॉन डीवी। ठीक है ना। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं कि विद्यालय लघु समाज है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। यह बात आपसे प्रश्न पूछेगा कि विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो क्या बताओगे? जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है, अब फिर वापस थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ता हूं और बात ये आती है कि सामाजिक विकास, कौन सा विकास? सामाजिक विकास। कौन सी अवस्था? तो आपने क्या बताया मेरे को कि अपन कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कौन से विकास का? तो आपको यहां बताना होगा कौन से विकास का? मानसिक विकास का। कौन से विकास का प्रभाव पड़ रहा है? मानसिक। भाई देखो, परिवार, घर वगैरह तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो है सामाजिक विकास बाल्यावस्था में बच्चे के मानसिक विकास से प्रभावित होता है। क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास होगा तो उसकी जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होगी तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वो अच्छी प्रकार से कर पाएगा। ठीक है, फिर वापस जो है बातचीत यहाँ पर ये होती है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के आधार पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ठीक है ना। तो अब इस चीज के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो क्या कि टोली निर्माण की अवस्था। किसका निर्माण होता है? इस पर मैंने कई बार चर्चा आप लोगों से करता रहता हूं क्योंकि ये प्रश्न बनता है। ठीक है ना। क्या? टोली निर्माण की अवस्था। तो जब मेरा ध्यान जाता है किस पर? टोली पर। ठीक है ना। तो अपन जानते हैं गांव में भी टोलियां बनती है, बच्चों की टोलियां बनती है। ठीक है, तो टोलियां क्या भगदड़ मचाती रहती है, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कोई भी बच्चा आया उसमें शामिल हो गया और उसका मूड बना तब चला गया। ठीक है, इसका मतलब टोली का कोई अपना एक विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। टोली का उद्देश्य अगर अपन बातचीत करें तो केवल एकमात्र होता है, वह क्या? मनोरंजन करना। यह शब्द आप याद रखेंगे। क्या होता है? मनोरंजन करना। किसका उद्देश्य हो गया? आपके टोली का। ठीक है ना। आप देखिएगा कि टोली में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? संगठन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाएगा? संगठन नहीं पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या पाया जाएगा? बिखराव। क्या पाया जाएगा? बिखराव। ठीक है ना। मतलब दिखावा पाया जाता है। दोस्ती उनकी पक्की सुदृढ़ दोस्ती नहीं होती है, खोखली मित्रता होती है। क्या होती है? खोखली मित्रता की अवस्था। ठीक है ना। तो खोखली मित्रता की अवस्था पहले मैं बातचीत कर चुका हूँ। ठीक है, बिखराव पाया जाता है। ठीक है, संगठन नहीं पाया जाता है। संगठन क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होता है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता क्या बोलोगे? नहीं होता है। कौन सी अवस्था में? तो क्या बोल दोगे? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कोई नेतृत्व करता नहीं होता है। इस कारण अपन ने क्या बोला कि इसमें बिखराव पाया जाता है। ठीक है, फिर वापस आपको क्या याद रखना है कि बच्चे का व्यक्तित्व कौन सा होगा? बहिमुखी व्यक्तित्व होता है।
कौन सा होता है? बहिमुखी व्यक्तित्व होता है। और बहिमुखी व्यक्तित्व की जब भी बात आती है तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक कार्यों के आधार पर, ठीक है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं जुंग, अंतर्मुखी और बहिमुखी। तो बहिमुखी का लक्षण क्या बताते हैं कि मेल मिलाप बढ़ाना पसंद करते हैं, दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक होती है। तो जैसे ही मैंने बात की बहिमुखी व्यक्तित्व, तो आपको अगला पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों सहेलियों की संख्या अधिक होती है कौन सी अवस्था में? तो क्या बता दोगे? बाल्यावस्था में। क्या बता दोगे? बाल्यावस्था में, ठीक है। फिर वापस देखिएगा सहनशीलता, क्या बोलोगे? सहनशीलता, उत्तरदायित्व, क्या बोल दोगे? उत्तरदायित्व, समूह भावना, उत्तरदायित्व, सहनशीलता की भावना, उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है तो क्या बताओगे? बाल्यावस्था में, ठीक है। उत्तरदायित्व आने लग जाता है, सहनशीलता की भावना आने लग जाती है, और एक और होता है आपके पास समभावना। क्या याद रखोगे? समभावना। समभावना का मतलब है एक दूसरे बच्चों को अपने आप में क्या समझना? समान समझना, समानता की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी अवस्था के अंदर? बाल्य अवस्था में, याद रहेगा, ठीक है ना। यह चीज हो जाती है आपके कौन सी अवस्था के बारे में? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कौन सा विकास? तो क्या बताओगे? सामाजिक विकास। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साथ में अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? किशोर अवस्था। किसके बारे में? किशोर अवस्था। तो जब किशोर अवस्था की बातचीत की जाती है तो पहली चीज तो क्या याद रखोगे कि किशोर अवस्था में, अब देखो यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? संवेगात्मक विकास का। भाई किशोर अवस्था क्या है? उग्र अवस्था है। तो समाज में प्रदर्शन वगैरह करना, इसका मतलब नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कौन से विकास का? संवेगात्मक विकास का। यूँ तो सब प्रकार के विकास से प्रभावित होता है, लेकिन मैंने बात की है कि सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो कौन से विकास से? संवेगात्मक विकास। परंतु एक बात याद रखना, अगर प्रश्न ये बन जाता है कि संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रभावित होता है। अभी सुनो, मैंने बोला कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कौन से विकास का? संवेगात्मक विकास का। परंतु अगर प्रश्न ये बनता है कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो शारीरिक विकास का। संवेगात्मक विकास का किस विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास पर। भाषा समझें आप, संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कौन से विकास? सामाजिक विकास का पर, ठीक है। और अगर प्रश्न करता है कि संवेगात्मक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो क्या बोलोगे? शारीरिक विकास का। सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन से विकास से? संवेगात्मक विकास से, ठीक है। और संवेगात्मक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है तो क्या बताओगे? शारीरिक विकास से। और प्रश्न अगर पूछ लेता है कि संवेगात्मक विकास से कौन सा विकास, तो क्या बताओगे? सामाजिक विकास। शारीरिक विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो कौन से विकास? संवेगात्मक। ये भाषाई प्रश्न है, ठीक है, इन पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या बोला? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा कौन से विकास का? संवेगात्मक विकास का। अब किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के आधार पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या? दल निर्माण की अवस्था। क्या याद रखेंगे? दल निर्माण। और जहां दल होता है वहां पर क्या पाया जाता है? संगठन। क्या पाया जाता है? संगठन। संगठन किसमें बनेगा तो क्या बन जाएगा? समूह। क्या बन जाएगा? समूह, ठीक है। और समूह में क्या पाया जाता है? नेतृत्व।
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया समूह गति शास्त्र, और समूह गति शास्त्र का उद्देश्य क्या है, नेतृत्व का विकास करना। तो नेता निर्माण की अवस्था है, तो कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास किया जा सकता है किशोर अवस्था में। फिर वापस क्या, सामाजिक प्रदर्शन, क्या बोलूँगा, सामाजिक प्रदर्शन की चाह पाई जाती है। तो कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, अब सामाजिक प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं, अपना समाज में क्या स्थापित करने के लिए, स्थायित्व। ठीक है, तो सामाजिक स्थायित्व की भावना पाई जाती है, कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था। फिर वापस देखिएगा, अब क्या हुआ कि वो सामाजिक प्रदर्शन करना चाहता था, अपना नाम समाज में जमाना चाहता था, लेकिन प्रदर्शन के जो प्रश्न अपना बनता है, अवसरों की क्या हुई, प्रतिकूलता का मतलब मैंने आपको पहले भी किशोर अवस्था के बारे में जब बात की वहां बताया था, प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता से उत्पन्न व्यवहार, क्या, विद्रोह, नारेबाजी करना, हड़तालें करना, तालेबंदी करना। ठीक है, तमाम चीजें किसके अंदर आ जाएगी, विद्रोह के अंदर। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या पूछेगा, किशोर अवस्था में विद्रोह का कारण है, तो क्या बताओगे, सामाजिक प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, सामाजिक संगठन आ गया, संगठन की अवस्था है। ठीक है, अब एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या समूह के प्रति भक्ति भावना, क्या बोलूंगा, समूह के प्रति क्या पाई जाएगी, भक्ति भावना पाई जाती है। समूह के प्रति भक्ति भावना का मतलब है कि इतना संगठन पाया जाता है अपने दोस्तों सहेलियों के प्रति कि उनके लिए मर मिटने को भी तैयार रहते हैं, अपने माता पिता, घर परिवार, अध्यापक अध्यापिकाओं की बातचीत का बहिष्कार करके अपने दोस्तों सहेलियों की बात मानना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या बताओगे, कौन सी अवस्था के बच्चे, तो क्या कह दोगे, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं। ये तो बातचीत हो जाती है आपके सामाजिक विकास। फिर भी कुछ एक चीज़ें और भी है, उन पर अपन अलग से और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने इस पर विचार विमर्श कर रखा है, फिर भी बता देता हूँ। किशोर अवस्था में शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ कक्ष होता है, तो क्या बता दोगे, मिश्रित कक्षा कक्ष। क्या, मिश्रित कक्षा कक्ष। और मिश्रित कक्षा कक्ष का उद्देश्य होता है विचारों में परिपक्वता लाना। क्या होता है, विचारों में क्या लाना, परिपक्वता लाना। विचारों में परिपक्वता अगर आती है तो व्यक्ति क्या कर पाएगा, लैंगिक समायोजन, मतलब किसी के प्रति गलत विचार नहीं बना पाएगा। गलत विचार कब नहीं बना पाएगा, जबकि वो क्या कर पाएगा, लैंगिक समायोजन कर पाएगा। ठीक है, फिर वापस एक और बात मैं आप लोगों से करूँगा कि किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं किस प्रकार की शिक्षा का बहिष्कार कर देते हैं। तो औपचारिक शिक्षा का क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। तो इनको किस प्रकार का शिक्षण करवाया जाए, तो इनको सहभागितापूर्ण का मतलब है मिलजुल कर, सहभागितापूर्ण शिक्षण कार्य करवाया जाए। याद रहेगा ना। ठीक है, फिर वापस मैं एक और बात आप लोगों से यहाँ पर करना चाहूँगा कि किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं में क्या पाई जाती है, अनुशासनहीनता। क्या पाई जाती है, क्या पाई जाएगी, अनुशासनहीनता। तो अनुशासनहीनता की स्थिति में इन्हें स्व अनुशासित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, स्व अनुशासित इन्हें कैसे किया जाएगा, तो क्या बताओगे, उत्तरदायित्व प्रदान करके। क्या बता दोगे,
उत्तरदायित्व प्रदान करके। कौन सी अवस्था के बालक बालिकाएं? किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं। ये तमाम चीजें सामाजिक विकास के संदर्भ में हो जाती है। अब अपन अगली क्लास के तहत बातचीत करेंगे संवेगात्मक विकास, सबसे इंपॉर्टेंट विकास जो अपने आप में हुआ करता है। कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास, जिस पर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। एक चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या आप लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा हो गया, तो आप लोग एक कष्ट किया करें, आप YouTube पर ओपन करके देख लें 12:10 पर कि क्लास प्रारंभ हुई है या नहीं हुई है, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वैसे समय खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर बाय द वे आपकी क्लास छूट भी गई है तो वीडियो तो आपको YouTube पर मिलेगा ही सही, आप वहाँ देखें। एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। क्या अच्छा करने की कोशिश करें? आप लोगों में 2 कमियाँ हैं, देखो, ठीक है ना। वो क्या कमियाँ है? अपना सीधा सा एक चीज़ मानना होता है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, खिलाड़ी अच्छा, कोई भी मैच हो, खिलाड़ी अच्छा खेल पाता है, ठीक है ना। अच्छा कब खेल पाता है? कि जो दर्शक हैं, ठीक है, वह उसका मनोबल बढ़ाएं। क्या करें? मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। आप मनोबल वो कैसे बढ़ाएंगे? तो वो तालियां वगैरह बजाते हैं ना, वो तो आप लोगों ने अच्छे से देखा ही है, ठीक है ना। अब आप लोग टीचर अच्छा पढ़ाए, निरंतर पढ़ाए। मैंने जैसे आपसे वादा किया कि मैं जो भी टॉपिक छेड़ूंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा, तो अभिवृद्धि विकास का टॉपिक मैंने पूरा करवाया, व्यवहार अध्ययन की विधियां मैंने उसने पूरी टॉपिक करवाया, ठीक है ना। आगे भी अगर कोई टॉपिक मैं छेड़ता हूं, ठीक है, तो उसे पूरा पढ़ाऊंगा आपके यूट्यूब चैनल पर। परंतु कब? आपको 2-3 बातें करनी होती है। न तो आप कभी वीडियो को शेयर करोगे, नहीं करते हो, ठीक, क्योंकि अपन देखो दुनिया भर की चीज़ें तो शेयर कर सकते हैं, तो क्या वीडियो शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हो। सेकंड बात क्या, ना आप लाइक करते हो, ना कोई कमेंट करते हो। अरे अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो ना, ठीक है। दुनिया भर की दूसरी चीज़ों पर भी तो आप कमेंट करते हो ना। थोड़ा सा कोशिश करें और वीडियो को अगर पूरा सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कल मैं बहुत शानदार बातचीत करूंगा संवेगात्मक विकास पर, ठीक है। धन्यवाद।